visualization. So today we are going to start with the data visualization. So data visualization में हम यहाँ पे देखेंगे कि विजुअलाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आप विजुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अलग अलग टाइप्स में, राइट? तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन होता क्या है? विजुअलाइजेशन होता क्या है? जो भी आपने टेबल के फॉर्म में बनाया है, जो भी आपने टेबल बनाई हैं, जो भी रिपोर्ट्स बनाई हैं, उनको कुछ ना कुछ इमेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब इमेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट क्यों करना है? इमेजेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट इसलिए करना है जिससे जिसको भी आप ये सारी चीज़ें शो कर रहे हो, पहली चीज़ कि वो बिना मेहनत के आसानी से समझ जाए, राइट? जब आपको छोटे में भी कोई भी चीज़ आपको बताई जाती थी, तो बताने के साथ सिर्फ़ उसकी थ्योरी बताई जाती थी या उसके साथ कुछ इमेजेस होती थी? इमेजेस होती थी ना? इमेजेस क्यों होती हैं? इमेजेस इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो माइंड काम करता है, जो ह्यूमन माइंड काम करता है, वो टेक्स्ट को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाता, लेकिन वो इमेजेस को बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाता है। और इमेजेस से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ उसके सामने हो जाती है, जैसे कोई भी रियल लाइफ़ सिनेरियो हुआ या आप कोई मूवी देखने गए, राइट? तो मूवीज़ की स्टोरी आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि इन अ वे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे विज़ुअल इफ़ेक्ट डाल रही होती है, राइट? तो इसीलिए मूवीज़ हमें याद रहती हैं। हम ज़्यादातर रील्स क्यों देखते हैं? रील्स इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ में वो उसको कनेक्ट करता है, राइट? सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक विज़ुअल रिप्रेजेंटेशन को देखता है और जो हमारा जो जनरल माइंड है वो विज़ुअल रिप्रेजेंटेशन को अ, ही ज़्यादा देर तक याद रखता है, राइट? मान लो अगर कोई डेटा है जहाँ पे आप 2 2 अलग-अलग कंपनीज़ हैं, उनकी सेल्स ग्रोथ को आप कंपेयर कर रहे हो। तो एक है कि सेल्स ग्रोथ में आपने साइड बाय साइड एक कॉलम में आपने ईयर बाय ईयर एक कंपनी की ग्रोथ रखी, दूसरे कॉलम में ईयर बाय ईयर दूसरी कंपनी की ग्रोथ रखी। तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन चीज़ ऊपर जा रही है, कौन-सी नीचे जा रही है। आपको हर नंबर को ध्यान से देखना पड़ेगा, हर नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा, इसके बाद देखना पड़ेगा कि गैप बढ़ रहा है, गैप कम हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। राइट? लेकिन अगर वही चीज़ आपकी लाइन चार्ट में इम्प्लीमेंट कर दी जाए, तो इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों की ग्रोथ में कितना फ़र्क आ रहा है ईयर बाय ईयर, राइट? आपको चार्ट देखते ही तुरंत 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि कौन-सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन-सी कंपनी नीचे जा रही है, किसने किस महीने में ज़्यादा बिज़नेस किया था, किसने किस महीने में कम बिज़नेस किया था, किसकी कब ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, किसकी किस सीज़न में कम ग्रोथ हुई थी। इस तरह की चीज़ें आप इमीडिएटली ना सिर्फ फिगर आउट कर पाओगे, आप उसको 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे तक याद भी रख पाओगे। उसके बाद भले ही ना याद रख पाओ बिकॉज़ ऑफ मैनी अदर कंडीशंस, बट वो कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। एंड इवन अगर आप नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग में सपोज़ नेक्स्ट मंथ जाते हो, अब नेक्स्ट मंथ में आप नेक्स्ट मंथ का ग्राफ देख रहे हो, लेकिन फिर भी लास्ट मंथ का ग्राफ कहीं न कहीं आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, लास्ट मंथ कुछ ऐसा दिख रहा था, जबकि आपने उसको देखा कितनी देर के लिए? हार्डली 1-2 मिनट के लिए। क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हमारे माइंड में जल्दी इम्पैक्ट करते हैं और जल्दी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाके हमारी परमानेंट मेमोरी में जाते हैं। तो इसीलिए डेटा विजुअलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे यही स्टैटिस्टिक्स भी है, जो स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आपके माइंड में जो 90% ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो विजुअल ही होती है। आपके जो जो भी माइंड है जिसमें भी आप जिसके थ्रू आप सोचते हो, तो उसमें जो 90% इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ विजुअल्स होती है और जो विजुअल इमेजेस हैं वो आपके माइंड में 60,000 फास्टर रिप्रेज़ेंट करती हैं और इसीलिए आप उसको ज़्यादा देर तक याद रख पाते हो। और जो आपकी जो टेक्स्ट बेस्ड प्रोसेसिंग होती है या नंबर बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, उसको हार्डली आप 20% हमारा माइंड रिसीव कर पाता है या उसको स्टेबल रख पाता है, ठीक है? तो इसलिए हमें विज़ुअलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती है।
अब विजुअलाइजेशन किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे आप हमारे पास विजुअलाइजेशन के लिए हमें मल्टीपल पैकेजेस हैं, जैसे हमारे पास मैट प्लॉटलिब है, सीबॉर्न है, बोके है, प्लॉटली है, ये सारे हमारे पास पैकेजेस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जीजी प्लॉट वगैरह भी यूज कर सकते हो, जीजी प्लॉट है, जीजी पीवाई गैल है, ग्लीम है, ये सारे हैं जो आप विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। अब विजुअलाइजेशन को हम आगे देखते हैं कि अब ये हमारे पास ये पैकेजेस हैं, अगर यहाँ पे इंस्टॉल ना हो तो इंस्टॉल करने के लिए आप इस कमांड को यूज कर सकते हो, दैट इज एक्सक्लेमेशन पिप इंस्टॉल एंड देन जो भी आप पैकेज का नाम, तो पीआईपी इंस्टॉल होता है जो भी पैकेज आपके पास है उनको इंस्टॉल करने के लिए, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो। इन केस अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा? सिंपली यहाँ पे हमने सारे पैकेजेस को इंपोर्ट करके देखा है। ठीक है। हम यहाँ पे इसको जस्ट रन कराते हैं। ठीक है। अगर इनमें से कोई भी पैकेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो एरर जनरेट कर देगा। ठीक है। तो इसने अभी कोई भी एरर जनरेट नहीं करी, इसका मतलब ये सारे पैकेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे जाके पिप इंस्टॉल और ये पैकेजेस के नाम देके आप इनको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। अभी इसने कोई भी एरर एरर नहीं दी, मतलब ये सारे पैकेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ प्लॉटिंग पे। तो हमारे पास तीन तरह की प्लॉटिंग होती है, एक होती है यूनिवेरिएट, फिर होती है बाईवेरिएट, फिर तीसरी होती है मल्टीवेरिएट। तो यूनिवेरिएट क्या होती है? यूनिवेरिएट में जहां पे हम एक ही वेरिएबल के बारे में एनालिसिस कर रहे होते हैं, राइट। सपोज अगर हम मार्केट ट्रेंड को देख रहे हैं तो मार्केट ट्रेंड में सेंसेक्स की एनालिसिस कर रहे हैं, तो सेंसेक्स हमारा ऊपर गया है, नीचे गया है, सेंसेक्स की वैल्यू स्टेबल है, किस महीने में ज्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीजें हम मतलब सेंसेक्स की वैल्यू को एनालाइज कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये हो गया हमारे पास यूनिवेरिएट, जहां पे हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू को एनालाइज कर रहे हैं, राइट। जैसे मान लो हम अगर कोचिंग सिस्टम्स में देखते हैं तो इंडिविजुअली एक स्टूडेंट की हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ देख रहे हैं कि उसके अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ मार्क्स को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट इज द यूनिवेरिएट, यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल को लेके और उसके बारे में एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाट इज यूनिवेरिएट। तो यूनिवेरिएट में जो हमारे पास प्लॉट होते हैं वो ये कुछ प्लॉट होते हैं, जैसे हमारे पास बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट एंड हिस्टोग्राम। ये हमारे पास मेन चार्ट्स होते हैं जो कि यूनिवेरिएट में काम करते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही सिंपल है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं नंपाई पैंडास वो तो हमें यूज करना ही करना है। तो यहाँ पे इसीलिए देखो नंपाई और पैंडास हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिए हैं। सो नाउ दिस शुड बी इन योर प्रैक्टिस कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने जा रहे हो तो नंपाई एंड पैंडास को आपको पहले से ही इंपोर्ट करना है। ठीक है। आप इसको पहले से ही इंपोर्ट करके रख लोगे। ठीक है। तो रख रही है, फिर बंद हो गया। हाँ गिव मी सेकेंड, यहाँ पे प्रोजेक्टर में कुछ इशू है। हम्म।
आप लोग इसी में देख लो। ठीक है, बागा हो रहा है। तो इसमें जो जो सबसे पहले हमारे पास प्लॉट आते हैं, ये बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है, हिस्टोग्राम। ठीक है, इन चारों में आप यहाँ पे जो जो भी यूनिवेरिएट है उसको डाल सकते हो। तो अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ये दो डेटा फाइल इंपोर्ट की हैं, वाइन वन एंड वाइन टू करके, ये दो डेटा फाइल है हमारे पास। हम इनको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने इनको रन कराया। तो इसमें लगभग दोनों मिला के लगभग 1.5 लाख रिकॉर्ड्स होंगे। तो एक में 75,000 रिकॉर्ड्स हैं, दूसरे में भी 75,000 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम दोनों की शेप चेक कर रहे हैं, वाइन वन में कितना डेटा है और वाइन टू में कितना डेटा है। तो ये यहाँ से इंपोर्ट होके आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, अभी नहीं आया। ठीक है, इसके बाद हम, हाँ, इम्पोर्ट होके आ गए। अब इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पे वाइन वन का शेप है, इसमें 75,465 रिकॉर्ड्स है। वाइन टू में भी ऐसे ही रिकॉर्ड्स हैं। अब दोनों को हम, दो अलग अलग फाइल है विद सेम डेटा स्ट्रक्चर, विद सेम स्ट्रक्चर, राइट। तो हम दोनों को एक ही फाइल में कंबाइन करके लेके आ रहे हैं। तो एक ही फाइल में कंबाइन करने के लिए यहाँ पे हमने कॉनकैट का यूज किया। ठीक है, कॉनकैट याद है, इसको पहले भी हमने किया था। तो यहाँ पे कॉनकैट का यूज किया, और यहाँ पे हमने बेसिकली ये फ्रेम्स में दोनों को स्टोर कर दिया है, और यहाँ पे हमने फ्रेम्स दे दिया है। तो यहाँ पे दोनों जब कंबाइन होके आ गए तो हमारे पास रिव्यूज नाम से एक फाइल आ गई। इसमें 1,50,930 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, एक बार हम इसकी हेड देख लेते हैं कि हमारे पास ये रिकॉर्ड दिखते कैसे हैं। तो रिव्यूज ऑफ हेड यहाँ पे हमने देख लिया। तो ये हमारे पास ये पूरी फाइल बन के आ गई, जिसमें कंट्री है, डिस्क्रिप्शन है, डेजिग्नेशन है, कितने पॉइंट्स मिले हैं, क्या प्राइस है, कौन से प्रोविंस में है, कौन से रीजन में है, क्या वैरायटी है, एंड कौन सी बाइनरी से आया हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे हम इसके लिए बार चार्ट जनरेट करते हैं। तो बार चार्ट जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास है, किस प्रोविंस से ये एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो प्रोविंस वाइज हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोविंस वाइज 1.5 लाख रिकॉर्ड में से किस प्रोविंस से कितने रिकॉर्ड हैं, राइट। ये सब आपको सारे स्टेप्स ध्यान रखने होंगे जब भी आप कहीं भी डेटा एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये एक जनरल चीज होगी कि पहले चेक करो कि डेटा में क्या क्या है, राइट। तो यहाँ पे रिव्यूज प्रोविंस, इस प्रोविंस में हमने प्रोविंस में वैल्यू काउंट्स, मतलब एक वैल्यू कितनी बार आई है, यहाँ पे कैलिफोर्निया कितनी बार आया है, या वॉशिंगटन कितनी बार आया है, या साउथ ऑस्ट्रेलिया कितनी बार आया है, या न्यूयॉर्क कितनी बार आया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम या वहां पे उसके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो पहला कमांड है, सिर्फ इतना कमांड, ये हमें फाइंड आउट करके दे रहा है कि प्रोविंस, कौन सा प्रोविंस यूनिकली कितनी बार आया है। ठीक है, यूनिक यहाँ पे 1.5 लाख। साइलेंट करो फोन को, फोन को साइलेंट करो बेटा, साइलेंट। जब भी आप क्लास में हो प्लीज फोन साइलेंट रखा करो। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू काउंट से हमें पता लग रहा है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हमने दिया, और यहाँ पे फिर लास्ट में हमने दे दिया हेड 15। तो हेड 15 मीन्स टॉप 15 वैल्यूज, राइट। क्योंकि जब आप यहाँ पे वैल्यू काउंट निकालोगे तो वैल्यू काउंट क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रिटर्न करता है। तो अगर हम यहाँ पे सपोज अभी हेड हटा देते हैं, ठीक है, हमने हेड यहाँ से हटा दिया और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे देखो, टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल 455 की लेंथ है, मतलब 455 यूनिक प्रोविंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल 455 यूनिक प्रोविंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद कैलिफोर्निया जिसके सबसे ज्यादा हैं, फॉलोड बाय वॉशिंगटन, देन टस्कनी, बोर्डक्स। ये सारी चीजें आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब इसमें बहुत सारे हैं जिसमें जो एक ही एक बार कहीं आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने इसको हेड 15 दे दिया, तो हेड 15 में क्या हुआ, इसने जो टॉप के 15 है वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टॉप के जो 15 है वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसी को हमें बार प्लॉट में हमें डालना है। तो हमने सिंपली इसी स्टेटमेंट के आगे यहाँ पे डाल दिया प्लॉट डॉट बार।
ठीक है, इसी स्टेटमेंट के आगे हमने डाल दिया। तो यहां तक का तो समझ में आ रहा है? यहां तक का सब कुछ समझ में आ रहा है सचिन, राज, तन्वी? यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, वही चीज है जो हमने सिर्फ ऊपर यहाँ पे काउंट की है, टॉप के 15 निकाले हैं। और इसके बाद हमने प्लॉट डॉट बार कर दिया। तो प्लॉट डॉट बार करने पे क्या हुआ कि जो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में दिख रही है, वही इंफॉर्मेशन आपको अब यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में दिख रही है। यहाँ पे ग्राफ बन के आ गया उसी इंफॉर्मेशन का जो अभी अभी हम ऊपर देख रहे थे। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया से सबसे ज्यादा थे, तो जो जो कैलिफोर्निया वाले हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बाकी सब 9,000 10,000 से नीचे थे, तो वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो इन दिस वे यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हेड 15 सपोज नहीं लगाते हैं, अगर हम यहाँ पे हेड 15 नहीं लगाते तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो बार्स दिखाई दे रहे हैं ये 455 बार्स दिखाई देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जम्बल्ड हो जाएगा अगर हम यहाँ पे हेड नहीं लगाया। तो देखो क्या होता है, टाइम भी लगेगा और हमें सही इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ पे जो बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं 455 बार आ रहे हैं। अभी तो हमने टॉप के 15 ले रखे थे, तो हमें टॉप 15 दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पे 455, ये देखो 455 बार दिखाई दे रहे हैं। बार के साथ में नीचे भालू भी दिखाई दे रहा है, राइट? तो हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमने, हमें जितना चाहिए हम उतना ही हम यहाँ से उठा के लेके आएंगे। हमने यहाँ पे हेड डाल दिया बीच में। हमें टॉप के 10 चाहिए, 15 चाहिए, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हो। आप इसमें टेल भी डाल सकते हो, राइट? तो टेल में भी आपके जो लास्ट के 5, लास्ट के 15 है वो आ गए, तो लास्ट के 15 वाले सारे एक एक वाले हैं, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हेड ही डालना सही है यहाँ पे। हमने यहाँ पे हेड डाल दिया। और टॉप के जो 15 हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे 15 की जगह 20 25 भी कर सकते हो। यहाँ पे आप 25 कर लिया हमने, राइट? तो अब 25 यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट? तो थोड़ा सा और आगे तक दिखाई दे रहा है, वही चीज़ है, थोड़ी सी और आगे तक दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी जो भी डेटा है उसको बार प्लॉट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम प्रोविंस को एनालाइज कर रहे हैं। रिमेंबर, दिस इज यूनिवेरिएट। यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उसको हमने बार चार्ट में डाल दिया। यही चीज अगर हमें लाइन चार्ट में करनी है, तो आप यहाँ पे बार की जगह पे लाइन डाल दोगे। एरिया चार्ट करनी तो एरिया की जगह, बार की जगह एरिया डाल दोगे। तो अभी उसको देखते हैं कि कैसे डालते हैं। अभी पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो अभी यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है, हमें ये काउंट वाइज दिखाई दे रहा है। हमें अगर यही चीज परसेंट वाइज करनी है, तो हमें परसेंट का फॉर्मूला लगाना होगा, सिंपल। परसेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपली वही चीज फिर से। तो यहाँ पे ये हम पहले हमने यहाँ पे ये क्या काउंट किया, हेड डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ रिव्यूज। लेंथ ऑफ रिव्यूज मतलब लेंथ ऑफ रिव्यूज कितनी है, टोटल रिव्यूज कितने हैं यहाँ पे, टोटल रिव्यूज कितने हैं? भाई टेबल में जितनी लेंथ, जितनी रोज हैं वो सारी रिव्यूज की तो रोज हैं, राइट? टेबल में अगर 1.5 लाख रिव्यूज आ रहे हैं, तो 1.5 लाख रिव्यूज को हम काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मतलब कैलिफोर्निया के कितने रिव्यूज हैं, वो हमें यहाँ पे मिला कि लगभग 30,000 के आसपास कैलिफोर्निया के रिव्यूज हैं। नहीं, 44,000 के आसपास कैलिफोर्निया के रिव्यूज हैं। अब ओवरऑल नंबर ऑफ रिव्यूज में से कैलिफोर्निया के रिव्यूज कितने परसेंट है, हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ रिव्यूज फॉर कैलिफोर्निया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज, यही करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ रिव्यूज। तो पहले पहले पोजीशन में क्या होगा, 44,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा, लगभग 29% रिव्यूज हैं कैलिफोर्निया के। ठीक है, क्लियर है? लगभग 29% रिव्यूज कैलिफोर्निया के आ गए। ठीक है। और यही चीज बाकी के लिए भी आ जाएगी। वॉशिंगटन के लिए इसके 9,000 के आसपास रिव्यूज, 9,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। फिर इसके लगभग 7,000 के आसपास रिव्यूज है, तो 7,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। तो यहाँ पे सबका हमें यहाँ पे परसेंटेज मिल गया। अब इसी परसेंटेज को हमें फिर से प्लॉट के फॉर्म में कर देना है। हमने यहाँ पे किया और लास्ट में प्लॉट डॉट बार लगा दिया, दैट्स इट।
लास्ट में बस यही लगा देना है। तो आपको पूरा कैलकुलेशन वैसे ही करना है जैसे कर रहे हो, लास्ट में जस्ट आपको जो भी रिप्रेजेंट करना है वो आपको लगा देना है। तो यहाँ पे हमने बार लगा दिया। ठीक है। अब यही चीज आप दूसरे वेरिएबल के साथ में भी कर सकते हो। तो दूसरे वेरिएबल के लिए जैसे पॉइंट्स के बारे में हमें देखना है। हम हर वाइन को कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले हैं, राइट। तो दीज पॉइंट्स वेरी फ्रॉम 87 टू 9 टू 100, राइट। 87 टू, हाँ, 100। तो यहाँ पे 87 रिव्यूज कितने कितनी वाइन्स को मिले हैं? 20,000 वाइन्स को मिले हैं। 88 रिव्यू कितने 88 पॉइंट्स कितनी वाइन्स को मिले हैं? 17,000 वाइन्स को मिले हैं। ऐसे ही 100 पॉइंट्स किसको मिले हैं? केवल 24 वाइन्स हैं ऐसी जिनको 100 पॉइंट्स मिले हैं। 50 वाइन्स ऐसी हैं जिनको 99 पॉइंट वाइन्स मिले हैं। तो ये हमने वहाँ पे पॉइंट वाइज काउंट कर लिया। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हम इसको अगर डालना चाहें तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लॉट प्लॉट डॉट बार हमने इसके लिए डाल दिया। यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स अभी हम यहाँ पे चलो हटाते हैं अभी। ठीक है, ये हमने हटाया। हमने सिर्फ केवल सिंपल काउंट को ही डाला है। तो सिंपल काउंट करने से ये देखो इस तरीके से आ गया। 87, 88, 90, 86, 89 ऊपर नीचे आ रहे हैं। ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि ये सीक्वेंस में आए कि पहले 87 आए, 88 आए, फिर 89 आए, फिर 80, फिर 90 आए, फिर 91 आए। तो हमने यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स डाल दिया। ठीक है। तो ये इसी चीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो 80 से शुरू होके 80, 81, 82, 83 और करके ये 100 तक जा रहा है। ठीक है। तो 80 वाले भी बहुत कम हैं, 81 वाले, 82 वाले भी बहुत कम है। मेनली जो हमारी स्ट्रेंथ शुरू होती है वो लगभग 84 के आसपास से स्टार्ट होती है, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। ठीक है। बाकी 83 तक तो पाँच सात 7,500 से भी कम रिव्यूज़ हैं। 6,000 के आसपास रिव्यूज़ हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप सॉर्ट करके भी अपने बार प्लॉट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया है बार। अब इसी को हमें लाइन चार्ट में डालना है तो हमने बार की जगह पे सिर्फ यहाँ पे लाइन कर दिया, राइट। और कुछ नहीं करना है। बाकी सारी चीजें देखो आप वैसे ही हैं। बाकी सारी चीजें पॉइंट वाइज अगर आप देखोगे तो सारी चीजें वैसे ही हैं, सिर्फ लास्ट में लाइन हमने डाल दिया। तो पॉइंट्स हमें मिल गए लाइन चार्ट के फॉर्म में। ठीक है। यही चीज हमने एरिया चार्ट में करनी है तो हमें हमने यहाँ पे दे दिया एरिया। तो यही वही सेम चीज, वही सेम कैलकुलेशन यहाँ पे एरिया के फॉर्म में आ गया, एरिया चार्ट के फॉर्म में आ गया। ठीक है। आगे। तो चाहे आप बार चार्ट यूज कर रहे हो या लाइन चार्ट यूज कर रहे हो या एरिया चार्ट यूज कर रहे हो, ऑल थ्री आर रिप्रेजेंटिंग द सेम काइंड ऑफ डेटा। ठीक है। सचिन कुछ कह रहे हो आप? सचिन आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। सचिन प्लीज आप कमेंट में लिख के बताओ। आप कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे, मैसेज में लिख के बताओ क्या आप बोल रहे हो। हम कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, प्लीज राइट इन द मैसेज। ओके, सो नाउ तो मुझे ऐसा लगता नहीं समझ में आ रहा है बेटा। है। ओके, सो व्हाट विल डू इज, अब ये चीज समझ में आ गई। तीन चार्ट हमें समझ में आ गए। तो हमें इसमें करना कुछ नहीं है। प्लॉट डॉट बार, प्लॉट डॉट लाइन, प्लॉट डॉट एरिया, बस यही तीन करना है। जो हम बाकी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एज इट इज कर रहे हैं। तो आपको वैल्यू काउंट निकालना है, वैल्यू काउंट के साथ में फिर आपको जो भी चार्ट बनाना है वो चार्ट एज इट इज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बस उस हिस्टोग्राम। पे जल्दी हो जाए, क्योंकि वो जो आपके जैसा ही ब्रांड है क्लिनिकली करके वो भी इनवॉइस वगैरह से करवाता है, तो उसके स्लॉट्स निकलने लगते हैं। सचिन आप या तो म्यूट कर लो, अगर आपका कोई मैसेज है तो आप प्लीज मैसेज करो। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। अगर आपको मैसेज देना है तो आप मैसेज कर लो, आपकी जो नहीं तो आपकी जो प्लीज बात म्यूट योर सेल्फ। कि मेरे पास ये आदमी स्लॉट्स ओके।
ओके, सो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम हमें रिप्रेजेंट करता है इंटरवल में डेटा। इंटरवल में डेटा मीन्स एक रेंज में कितना डेटा है। सपोज यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस हमारा 200 से कम वाले जितनी भी हमारी वाइन्स हैं उनको हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, राइट, हिस्टोग्राम में। राइट, तो इसमें अब यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहा है? 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100 डिफरेंट ब्लॉक में उसने डिफरेंट ब्लॉक क्रिएट कर लिए। और उन ब्लॉक्स में जो भी रेट्स हैं उसी के रेट के बेस पे, प्राइस के बेस पे इसने यहाँ पे उनको प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो फाइंड आउट किया वो सारी वाइन जिनकी प्राइस 200 रुपए से कम है, $200 से कम है, ठीक है। एंड देन हमने उनके सारे प्राइस को उठा के हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम में प्लॉट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे जस्ट प्लॉट डॉट हिस्ट हमने यहाँ पे लास्ट में दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रेंजेस हैं उसको 25 के रेंजेस में डिवाइड किया, 0 to 200 के बीच में, एंड उसको यहाँ पे उसने प्लॉट कर दिया। ठीक है, यही चीज अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि कैसी दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पे इस तरह से देख भी सकते हो। ठीक है, कि वैल्यू काउंट आपके कितने आ रहे हैं, तो 76, 78, 60, देन 7056, ये यहाँ पे वैल्यू काउंट आ रहे हैं कि 20 वाली कितनी वाइन्स हैं, 15 वाली कितनी वाइन्स हैं, $18 वाली कितनी वाइन्स हैं, $25 वाली कितनी वाइन्स हैं, वो सारी यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसको सॉर्ट करके करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स लगा दिया, राइट। वही डेटा है प्राइस का, प्राइस वाइज है, प्राइस वाइज हमने इसको डेटा सॉर्ट कर दिया, राइट। तो सॉर्ट करते ही डेटा हमारा इस तरह से आ गया और फिर हमने इसको यहाँ पे प्लॉट किया है। तो प्लॉट करने में फिर से उसने पूरे डेटा को डिवाइड कर लिया डिफरेंट रेंजेस में ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे उसने उन चीज़ों को प्लॉट कर दिया। तो ये छोटी छोटी प्लॉटिंग वाली चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आप काम देख रहे हो, जो कुछ देख रहे हो, वो मैक्सिमम तो आपका नंपाई पेंडास से ही हो रहा है। आपका ये जो अगर पार्ट देखोगे तो ये आपका नंपाई पेंडास ही हर बार यूज हो रहा है। ठीक है, ये वहीं से यूज हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे विजुअलाइजेशन में हम उसको बस एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें सेट करके और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे अभी जैसे सारे प्राइस हैं, और भी हम केस स्टडी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम स्टडी में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्राइस है, प्राइस को जितने भी 1,000 से ऊपर के प्राइस वाले हैं वो सारे हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इनको यहाँ पे पहले हम लेके आए, और इसके बाद 1,000 से ऊपर के प्राइस वाले हमारे पास कितने हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इनको इनको रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे जस्ट प्लॉट डॉट हिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो उसने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे ये हैं आपके चार प्लॉट। हमने कौन कौन से पढ़े? लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम्स, राइट। तो लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और बार चार्ट तीनों हैं जो डिस्क्रीट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। कि हमें काउंट रिप्रेजेंट करना है तो वो काउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका ये होता है हिस्टोग्राम, ये आपकी रेंजेस में काउंट लेता है, राइट। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर रेंज में डिवाइड करके और अपने डेटा को देखना हो कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में कितने आइटम है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में कितने आइटम है, फिर किसी और रेंज से दूसरी रेंज के बीच में कितने आइटम है, तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। ठीक है, यार फैन को थोड़ा ऊपर नहीं हो सकता ये? तो ये गेट खोलो, बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है। फैन की पोजीशन चेंज कराएंगे, इधर लगवाते हैं, इधर लगाते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द बाई वेरिएट। तो बाई वेरिएट में क्या है? जहां पे हमें दो वेरिएबल्स के ऊपर काम करना होता है तो वहां पे हम बाई वेरिएट पे काम करते हैं। तो दो वेरिएबल्स, अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, राइट।
तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट प्लॉट हो सकते हैं, स्कैटर प्लॉट है, हेक्स प्लॉट है, स्टैक चार्ट है, बाईवेरिएट चार्ट है, पेयर प्लॉट है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले आता है स्कैटर प्लॉट। बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत आसानी से आप इसमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हो स्कैटर प्लॉट से। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम प्राइस और पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं, राइट, कि हर हर बाइंग को कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिले हैं और हर बाइंग का कुछ ना कुछ प्राइस है। ठीक है। यहाँ बाइंग समझ के ज़्यादा खुश मत हो जाना कि सर ने बाइंग का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे प्राइस और पॉइंट्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि जो पॉइंट्स हैं और प्राइस है वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि जो जिस जिस वाइन को सबसे कम पॉइंट मिले हों या मीडियम पॉइंट मिले हो वो वाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, राइट। या जो सबसे ज्यादा नशा करती है, कौन सी देसी वाली है, सबसे ज्यादा नशा करती है ना, वो सबसे कम कम प्राइस पे मिल जाती है महुआ। ठीक है। तो लाइक दैट, जो वॉट एवर यू कैन इमेजिन। ओके, सो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे बनाया रिव्यूज प्राइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 500 से नीचे वाली जितनी भी प्राइस है हमने उन्हीं को लिया है, हमने बाकी बाकी को नहीं लिया है। और उसमें भी केवल जो टॉप 100 है वही हम ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम पूरी पॉपुलेशन को लेने जाएंगे तो हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी पॉपुलेशन आ जाएगी, उससे हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे सिर्फ टॉप 100 लिए हैं। ठीक है। टॉप 100 के प्राइस लिए हैं और इनको हमने स्कैटर प्लॉट में किया है। स्कैटर प्लॉट में हमने क्या क्या डाला है, एक्स एक्सिस पे हमने प्राइस डाला है और वाई एक्सिस पे हमने पॉइंट्स डाला है। अभी हमें यहाँ पे पॉइंट्स पे हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। हमने जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो यहाँ पे सिर्फ प्राइस पे लगाया है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे हम यहाँ पे अगर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, पहले हम यहाँ पे हेड हटा देते हैं तो देखते हैं कि पूरी पॉपुलेशन पे अगर हम इसको लगाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है। हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे देखो हमें दिखाई दे रहा है पॉइंट्स हमारे पास वाई एक्सिस में है, प्राइस हमारे पास एक्स एक्सिस में है, 500 के अंदर का है। और यहाँ पे हमें एक बड़ी पॉपुलेशन दिखाई दे रही है 90 से। और अगर हम 95 के बीच में देखें तो हमें इसके बीच में एक बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ पे केवल 100 पॉइंट्स के लिए ही हम यहाँ पे पहले इसको देखते हैं। ठीक है। 100 पॉइंट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ वाइन्स ऐसी हैं जिनकी हम्म, बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे वाई एक्सेस पे प्राइस है, यहाँ पे पॉइंट्स है। यहाँ पे बहुत कम प्राइस वाली और सबसे कम पॉइंट्स वाली वाइन्स दिखाई दे रही हैं। ये सारी वो वाइन्स हैं जिनका प्राइस भी कम है, 50 के आसपास है, 50 के अंदर है और उनमें पॉइंट्स भी कम है। उनको पॉइंट्स भी कंपैरेटिवली काफी कम मिले हुए, 86 के आसपास ही पॉइंट मिले हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे ये वाला सेगमेंट आप देख रहे हो, ये वाले सेगमेंट में क्या है, इनका प्राइस है 100 के आसपास का प्राइस है और इनको जो पॉइंट्स मिले हैं 90 से 91 के बीच में मिले, 90 और 91 दो पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे जो ऊपर वाला ग्रुप देख रहे हो इस इनका भी प्राइस 150 के आसपास है, लेकिन इनको पॉइंट्स काफी ज्यादा मिले हुए हैं, राइट। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इतने सिर्फ सिर्फ ये जो आपको 150 से नीचे वाले हमें दिखाई दे रहा है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली यही एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि जो भी दिखाई दे उसको एक लैंग्वेज के फॉर्म में लेके आना। तो अभी यहाँ पे इन तीन चीजों से हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे 50 वाले हैं जिनको बहुत कम पॉइंट मिले हुए हैं, यहाँ पे ये 50 to 100 वाले भी हैं, फिर इसमें नीचे 50 के नीचे वाले भी हैं जिनको हमें मॉडरेट पॉइंट मिले हुए हैं, और यहाँ पे 50 वाले भी हैं और 50 से 100 वाले भी हैं जिनको काफी अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो इससे आपको क्या डेराइव करने को मिल रहा है, व्हाट डू यू कैन थिंक आउट ऑफ इट। सचिन, तन्वी, राहुल,
सर। यस इतना तो सर। हम्म। यस सर। बताओ, ये जो अभी हमने हमने यहाँ पे देखा कि अभी ये जो पहले हमने इनिशियल 3 ब्लॉक देखे हैं, इन तीनों को देखने से हमें क्या पता लग रहा है? सोचो, यही तो सोचना है। इससे हमें प्राइस और पॉइंट्स के बीच में क्या पता लग रहा है? जैसे हम हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसका प्राइस कम हो वो उसकी क्वालिटी बहुत खराब हो। क्या ये हमें इससे पता नहीं लग रहा है? यस सर। तन्वी, सचिन। यस सर। यहाँ पे इस ग्राफ को देख के हमें ये पता लग रहा है कि, और ये यहाँ पे हमने टॉप 100 वाले लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कम कम वाले लिए हों। ये टॉप 100 वाले हमने लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वाइन का प्राइस कम हो लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब हो। जैसे यहाँ पे अगर आप ये एक पॉइंट देख रहे हो, ये एक पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है जो 50 से नीचे है, राइट? लेकिन उसको 95 पॉइंट्स मिले हैं, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है। इसी तरह से आप और आगे देखोगे तो यहाँ पे ये 100 के अंदर आ रहा है, ये 150 के आस, ये सब 100 के अंदर पॉइंट आ रहे हैं। ये 100 से ऊपर भी जा रहा है। तो ओवरऑल ये इससे पता लग रहा है कि ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि अगर आपकी जो वाइन का प्राइस है वो कम हो तो उसकी क्वालिटी खराब होगी, राइट? ऐसा कोई सेट रूल यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पे हम दूसरे केस में हम फिर से उसको यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे प्राइस लिया था $500 डॉलर तक वाला प्राइस लिया था। अब हम यहाँ पे इस प्राइस रेंज को और भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे किया $100 तक, और यहाँ पे टॉप 500 वैल्यू ली। $100 तक के प्राइस वाली टॉप 500 वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो पूरा डॉट, पूरा इस तरह से देख के हमें ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हमें कोई पैटर्न बन रहा हो। पैटर्न इन द सेंस कि आइडियली क्या सोचते हैं कि अगर वाइन का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए, राइट? ये आइडियल होता है। या वाइस वर्सा कि वाइन वाइन के अगर पॉइंट बढ़ रहे हो तो उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए, वाइन के पॉइंट कम हो रहे हो तो उसकी प्राइस कम होनी चाहिए। दोनों तरीके से सोचा जा सकता है। प्राइस बढ़ रहा है तो पॉइंट बढ़ रहा है, या पॉइंट बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। बट यहाँ पे हमें इस ग्राफ को देख के ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने सारी जो प्राइस रखी हैं 100 से नीचे वाली प्राइस रखी हैं, राइट? तो इसमें आपके कुछ प्राइस इवन $5 के आसपास भी हैं, राइट? अब यहाँ पे ये जो प्राइस आप देख रहे हो यहाँ पे जिसको 95 पॉइंट मिले हुए हैं, इसकी प्राइस हमारी लगभग $12-13 के आसपास की है। नहीं, 12-13 नहीं, 22-25 के आसपास की ये प्राइस है ये, राइट? तो ऐसा हम हमें देख के कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि हम दोनों को कोरिलेट कर पाए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाइन है, इसका प्राइस लगभग 90 के आसपास है और इसको पॉइंट्स 96 मिले हुए हैं। यहाँ पे एक ये है जिसको पॉइंट जिसका प्राइस लगभग 100 के पास है और उसको पॉइंट्स बहुत कम मिले हुए हैं। ठीक है। और मैक्सिमम जनरेशन हमारी एवरेज में तो आ ही रही, वो तो जनरल होता है। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि प्राइस में और पॉइंट्स में कोई बहुत ज्यादा हमें एक प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। प्रॉपर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ गई, राइट? दैट्स व्हाट इज अ प्रॉपर रिलेशनशिप। तो अगर हम एक प्रॉपर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसको, ये शायद मेरे को नहीं दिख रहा होगा।
हम एक प्रॉपर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रॉपर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे हमने दिया 5, 10, 15 एंड हमने दिया 20, 25, 30, 35। ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरे दूसरे कॉलम में दिया, यहाँ पे हमने दिया 7, 7, फिर हमने दिया 40, 20, 21, 28, then 35 and 42 and और then हमने दिया 42, 49। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल 1 है और यहाँ पर हमने दे दिया वैल 2। इन दोनों को हम अगर कंपेयर करेंगे ग्राफ के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने ग्राफ इंसर्ट किया और यहाँ पे एक लाइन चार्ट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइन चार्ट इंसर्ट करने में क्या है, यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों के कंपैरिजन में क्या दिखाई दे रहा है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी हमारे पास बढ़ रही है, राइट। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर रिलेशनशिप हुआ, राइट, कि एक वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाट इज अ प्रॉपर पॉजिटिव रिलेशनशिप, राइट। इसी तरह से जस्ट अपोजिट कर दें, यहाँ पे हाँ हमने कर दिया 49, देन 42 एंड 35, 28 and 21 and 14 and 7। तो ये क्या दिख रहा है, निगेटिव रिलेशनशिप। एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो रही है, राइट। दिस इज व्हाट इज निगेटिव रिलेशनशिप और वी कैन से इनवर्स रिलेशन। एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी वैल्यू कम हो रही है, निगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे हमने दे दिया 30, 30, सॉरी, हाँ, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, अभी समझ में आने लगेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे 30 है, फिर हम 30 है, फिर 29 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 29 हो गया, फिर 31, फिर 28। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक हमारे पास बढ़ रहा है लेकिन दूसरा हमारे पास लगभग एक ही लाइन में रह रहा है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, नो रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो एक साथ बढ़ने का मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब निगेटिव रिलेशनशिप है। और जब इस तरह से पोजीशन आपको दिखाई दे कि एक बढ़ रहा है लेकिन दूसरा स्टेडी है, मतलब दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह की रिलेशनशिप हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी साथ में चीज बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ इसी तरह की रिलेशनशिप को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि यहाँ पे 5 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 15 हो गया, फिर सपोज 12 आ गया, फिर 14 आ गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो अब दोनों ही अब जो पहली वाली ना वो बढ़ रही है ना दूसरी वाली ना वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि ये बिल्कुल हमारे पास डिस्टर्ब रिलेशनशिप हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको आप अगर दो वेरिएबल के फॉर्म में प्लॉट करना चाहो तो आप इसको दो वेरिएबल के फॉर्म में भी प्लॉटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो
चीज समझ में आ रही है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसमें अभी आपको यहाँ पे ये स्कैटर प्लॉट दिख रहा है। स्कैटर प्लॉट को हम आगे चल के लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपको इसमें बेटर आइडिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसको। तो दूसरा आता है यहाँ पे हेक्स प्लॉट। हेक्स प्लॉट में क्या आता है कि जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा फोकस दिखाना होता है, कि जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी है वहां पे ज्यादा फोकस दिखाई दे, जहाँ पे कम डेंसिटी वहां पे कंपैरेटिवली कम फोकस दिखाई दे। राइट, सो हम उसके लिए यहाँ पे हेक्स प्लॉट को यूज करते हैं। तो बाकी सारी चीजें वही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारी चीजें हमने वही रखी हैं। यहाँ पे प्राइस को 50 से नीचे वाला कर दिया है, और प्राइस और पॉइंट्स के बीच में हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। और ग्रिड साइज हमने यहाँ पे 20 रख दिया। तो ग्रिड साइज यहाँ पे जो आप हेक्सागन प्लॉट्स देख रहे हो ना, इसके इसके साइज के ऊपर है। आप ग्रिड साइज यहाँ पे सपोज अगर हमने 30 कर दिया, तो यहाँ पे ग्रिड साइज थोड़े बड़े बड़े दिखाई देंगे आपको। सॉरी, छोटे हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रिड साइज यहाँ पे हो गए। अगर अब इसको हम 10 कर देते हैं तो हमें बड़े बड़े दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, 87 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आपके एक्स एक्सेस पे हैं और पॉइंट्स आप हमारे वाई एक्सेस पे हैं। यहाँ पे आप प्राइस को और भी बढ़ा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे प्राइस को 100 कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे दिखाई देगा? ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज 100% समझ में आए एक बार में, क्योंकि ये जितने भी प्लॉट्स होते हैं ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए, हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं, जहाँ पे आपको अपने डेटा की फ्रीक्वेंसी को मैच कराना होता है, या डेटा किस जगह पे डेटा ज्यादा है। अब जैसे पॉपुलेशन डेटा को मेजर करना है, या जो गूगल मैप का जो डेटा होता है, या ट्रैफिक डेटा होता है, तो इस तरह के डेटा को जब मैनेज करना होता है, तो इस तरह के प्लॉट्स को बहुत यूज किया जाता है। राइट, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ, जो एक स्टैटिक डेटा है। ठीक है, जैसे ये ज्यादातर जो ग्राफ यूज होते हैं, ये आपके डायनामिक डेटा में यूज होते हैं, जहाँ पे आपका डेटा या आपके डेटा की सिचुएशंस या पोजीशंस हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो रही है। तो वहां पे हम इन प्लॉट्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है आपका ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो ये सारे पॉइंट्स हैं, और राइट साइड में देख रहे हो ये सारे ये सारे आपके नंबर ऑफ अकरेंसेज हैं, कि कितने अकरेंसेज हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ अकरेंसेज। ठीक है, और जो इसका एक्स एक्सेस है इसमें प्राइस है। तो यहाँ पे इनिशियल प्राइस में अब यहाँ पे जैसे 100 है, तो 100 को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला पॉइंट हमारा 20 का, फिर 40 का, फिर 60 का, फिर 80 का, फिर लास्ट पॉइंट 100 का होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा जहां पे हमारे पास डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसका कलर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा डार्क होगा। तो यहाँ पे ये जो आप सबसे डार्क पॉइंट देख रहे हो, जो कि 20 के आसपास है और 85 से 87 के बीच में है। राइट, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे लगभग 12,000 के आसपास की पॉपुलेशन है। यहाँ पे 12,000 पे लगभग ये कलर दिखाई दे रहा है, तो इसी के आसपास 12,000 की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इससे जो कम डार्क होगा उसमें कंपैरेटिवली यहाँ से नीचे की तरफ का कलर आने लगेगा। जहाँ पे सबसे कम डार्क होगा वहां पे एकदम व्हाइट हो जाएगा। वहां पे जैसे देखो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूर चलते चले जाओ, तो आपको वहां पे कम दिखाई देगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारी डेटा की डेंसिटी कौन कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यही चीज आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहो, सपोज यहाँ पे हम हायर प्राइस पॉइंट्स पे, 500 के प्राइस पॉइंट्स पे हम प्राइस पॉइंट पे हम लेके आ गए, तो यहाँ पे अभी देखो कि 500 के प्राइस पॉइंट पे सारी चीजें लेफ्ट साइड में ही सिमट के आ गई। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो आपका डेटा है वो लगभग यही 100 से $150 के बीच में ही, विद इन $100, क्योंकि यहाँ पे 500 दिया है, तो 500 को 5 पॉइंट में डिवाइड करेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा 100 का है। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट्स हैं वहां पे देखो कि ना के बराबर कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है ऑलमोस्ट। मतलब जो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, वो लगभग यहीं पे $50 के नीचे की प्राइस के आसपास एग्जिस्ट कर रही है। यही चीज जैसे 500 लगाई है, अगर हम इसको 50 कर दें तो देखो ये पूरे में स्कैटर्ड दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 50 कर दिया तो देखो पूरे में स्कैटर्ड दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसको यहाँ पे
$10 वाले भी मिल रहे हैं, यहाँ पे $20 वाले भी मिल रहे हैं, यहाँ पे 30 वाले भी मिल रहे हैं, यहाँ पे 40 वाले भी मिल रहे हैं। तो सारे रेंजेस को दिखा रहा है। इसको और कम कर दो, अगर हम यहाँ पे हमने इसको 20 कर दिया, तो अभी देखो ये बिल्कुल पूरा स्प्रेड दिखाई देगा। तो जहां जहां पे डेटा ज्यादा होगा, वहां वहां पे ये उस तरह से हमें स्ट्रक्चर ज्यादा डेंसिटी दिखाएगा। अभी यहाँ पे हमने 20 को कर दिया, तो 20 में को भी इसने पांच पांच छह पॉइंट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे 4, 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अभी भी इसको लगभग 15 से 20 के आसपास सबसे ज्यादा डेंसिटी दिखाई दे रही है। यही पहले भी दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो जहां पे भी ज्यादा डेटा होगा, वहां पे कलर उसका ज्यादा डार्क होगा, जहां पे भी डेटा कम होता जाएगा, वो कलर उसका लाइट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि आप इन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यहाँ पे, और यही रिप्रेजेंट करने के बाद यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी भी है। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, the data in this plot is directly comparable to the scatter plot from earlier version, but the story it tells is very different. The hex plot provides us much more useful view on data set कि यहाँ पे wine reviewed by wine magazine cluster around 87.5, 87.5 के आसपास का काफी डेटा है, और अराउंड $20, ठीक है। $20 और 87.5 के आसपास एक अच्छा वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की, इसमें कुछ और चीजें आ रही थी, और वही चीज हमने जब हेक्स प्लॉट में रिप्रेजेंट की, तो हमें यहाँ पे कुछ और दूसरी चीज यहाँ पे निकल के आई, ठीक है। तो प्लॉट वही है, डेटा वही है, सारी चीजें वही हैं, केवल कंक्लूजन अलग अलग हो गया है। और ये आपको करते करते आएगा, जैसे जैसे आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आता जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे रिप्रेजेंट हो रही हैं। क्लियर है? 10-15%, 20%, 25% क्लियर हुआ, ठीक है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 100% क्लियर हो। जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। हाँ सर बोलो। सचिन, नहीं सर, अभी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। सो अब इसके बाद आते हैं हमारे पास स्टैग्ड प्लॉट आते हैं, और लाइन प्लॉट, लाइन चार्ट आ जाएगा। तो हम उनको कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी है। हम इसको डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, कल किस तरह के डेटा पे कौन सा ग्राफ हम प्रेफर करेंगे, ये भी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती, ग्राफ तो आपको सिस्टम जनरेट करके दे देगा। ग्राफ के केस में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो ये होता है कि ग्राफ आने के बाद उससे आपको क्या पता लग रहा है, उस रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करना। बिकॉज बीइंग अ डेटा एनालिस्ट, आपको स्टोरी क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें तो कोड भी बना के दे देगा, और आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो शायद ही आपको इस तरह के कोड कभी लिखने पड़े, राइट। तो आपको ग्राफ को देख के समझ में आना चाहिए कि आपका जो भी डेटा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, किस तरह से वो शो हो रहा है। तो